एंड वेलकम बैक टू द सीडीपी क्लासेस। और आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करें। जी हाँ, ये हमारी चल रही है एसएसटी श्रृंखला, यानी सामाजिक विज्ञान के बेस्ट 500 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं एज इट इज़ 60 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। तो कल हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम फिर 30 करने वाले हैं। देखिए 30-30 की ग्रिप में ही रख के हम करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करना अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और वो हमारे दिमाग में कुछ हद तक उतना रिमाइंडर भी लगा रहता है कि भाई हाँ, हमने क्या पढ़ा और क्या हमने प्रैक्टिस किया। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मैचिंग दिया है ABC करके और फर्स्ट सेकंड थर्ड से मिलान करवाना है। तो ये सरकार के लेवल्स हैं और इधर वो किस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं उसकी बात की गई है। केंद्र सरकार, दिए गए विकल्पों में से केंद्र सरकार क्या निर्णय ले सकते हैं। देखिए हम इसको देखें, अगर रत्नागिरी में किसे खोलने, क्या ये खाली ये तो केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, ये वहाँ की स्थानीय सरकार लेगी अगर ऐसा कुछ करेगी तो, क्योंकि एक पर्टिकुलर बहुत छोटी जगह की बात हो रही है। 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय, देखिए जो नया नोट जारी करने का निर्णय लिया जाएगा और जो लिया भी गया है, आपको पता होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो भी निर्णय हुए हैं वो केंद्र सरकार के थ्रू हुए हैं। तो ये ए का सेकंड हमारा सही ऑप्शन है। फिर हम राज्य सरकार के बारे में बात करें, जब रत्नागिरी हमारा स्थानीय है यानी ए का सेकंड और सी का फर्स्ट हम देख लेते हैं। ए का सेकंड और सी का फर्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन है, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन करने के बाद डायरेक्ट मिल जा रहा है या दो ऑप्शन अटेम्प्ट करने के बाद डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है, तो आप उसको बार बार पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उतना पढ़ने से भी अगर आपका काम चल रहा है तो वो सफिशिएंट है। आप आगे की उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। जहाँ तक आपको लगता है आपका आंसर मिल गया, आप उसको वहीं पे रोक दीजिए। चलिए 62 क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। आकस्मिक रोजगार, आकस्मिक रोजगार यानी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है भाई? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्त्रों को में काम पर बुलाना, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना नहीं, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप जब मजदूरों पर काम पर बुलाया जाता है तो ये कैजुअल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? अगर वस्त्र व्यापार की बात करिए तो इनमें से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा, ये हमें देखना है। तो वो व्यापारी जो सूत उपलब्ध कराते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बुनकर। देखिए ये सारे एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो कि ये गलत है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे सर्वाधिक अपना जो लाभ कमाएंगी, प्रॉफिट जो होगा वो एमएनसीज को ही होगा। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो प्रजातंत्र की जो बुनियादी विशेषता है वो क्या है, ये हमें यहाँ पे बतानी है। देखिए असमानता प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता नहीं है। यहाँ सबको समान अधिकार मिलता है, तो ये तो अपने आप ही गलत हो जाता है। खुला व्यापार भी नहीं है। समानता, समानता इज द करेक्ट आंसर। तो अगला पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी हमारी सरकार जो आज वर्तमान समय में फॉलो करती है, दैट इज प्रजातंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। कविता सुबह 5 बजे से 5 बजे क्या करती है, वो बस अड्डे पर चाय बेचती है, एक कविता नाम की लड़की। 7 बजे क्या होता है कि दूर कुएं से पानी लेने जाती है। 5 बजे चाय बेचती है, 7 बजे पानी लेने जाती है, फिर घर वापस आकर खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। तो वो क्या कर रही है? ऐसा करने से वो क्या कर रही है भाई? देखभाल कार्य कर रही है। देखिए देखभाल नहीं कर रही, खाली दोहरा बोझ उसके सिर पर है। वो पर्सनल और प्रोफेशनल जो हम आज की तारीख में बोलते हैं, वो दोनों काम निभा रही है। एक तरफ उसका चाय का काम है, यानी वो मतलब उसको आउट सोर्स वाला काम भी करना है, उसको बाहर जाके काम भी करना है और उसको घर की देखभाल भी करनी है, घर का सारा काम भी करना है। तो दोहरा बोझ उसके ऊपर है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सही आंसर है बिल्कुल। 66 क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे चल के। 66 क्वेश्चन कहता है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोग एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती? तो ऐसे में संदर्भ में कौन से जैन समुदाय का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ये इस केस में?
ये इस केस में हमारा हो रहा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का, क्योंकि जो यहाँ पर है वो शिक्षा केंद्र की बात चल रही है, तो शिक्षा केंद्र हमारा शैक्षणिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, जहां आपका आंसर मिल जाए आप वहीं रुक जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी पड़ेंगे, अदरवाइज इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आपको टाइम की कमी पड़ जाएगी फिर पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। संवैधानिक उपचारों से क्या अभिप्राय है? जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार होते हैं उसके संदर्भ में क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से क्या अभिप्राय है? क्या होते हैं संवैधानिक उपचार? सरकार के संविधान में संशोधन करने का अधिकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जब अपील करते हैं तो ये हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, जो कि 32 आर्टिकल में बताए गए हैं। इनको संविधान की आत्मा भी इसी संदर्भ में बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 68 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? तो ऐसा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जिसके अंतर्गत ये शामिल किया जाता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पर आप टिक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। बिल्कुल सही बात है, आदिवासियों पर ही निर्भर रहते थे, क्योंकि प्रारंभिक जो समाज था हमारा, जो प्राचीन इतिहास है, वहाँ तब आदिवासियों के संदर्भ में ही चर्चा मिलती है। आदिवासियों के पास वनों तक पहुँच का गहन ज्ञान और साथ ही अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। ये बात भी बिल्कुल सही है, और यही कारण है कि साम्राज्य वन संसाधन जो थे वो आदिवासियों पर निर्भर रहते थे, तो ये इसका सही व्याख्या भी करता है। तो ए इज द वन इज द हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 70 क्वेश्चन अल्पसंख्यक के बारे में बात चल रही है। अल्पसंख्यक के संदर्भ में इन्होंने पूछा है कि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदाय के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अल्पसंख्यक बिल्कुल कम है। जनरल अगर आप कंपैरेटिवली ओवरऑल सेंसस की बात करें और फिर उसमें से आप अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ की बात करें तो वो परसेंटेज बहुत कम है। अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक सीमित ही नहीं है, बल्कि सत्ता, संसाधनों आदि तक पहुँच के जो मुद्दे हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों हमारे सही है, तो ए और बी दोनों सही हमारे ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 आपकी स्क्रीन पर है। 71 क्वेश्चन को देखिए। ये बात चल रही है सबसे हमें एक फिलर्स दिया गया है जो हमें दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में, ये पैडागोजी का है, एसएसटी पैडागोजी। अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। अंतर विषयक उपागम की बात की गई है, तो अंतर विषयक उपागम क्या होता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। खाली इतना नहीं होता, विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दशाएं निश्चित करने के लिए होता है, बट इसका इंपॉर्टेंस भी इतना नहीं है। विषयों के बीच अंतर संबंध, अंतर विषयक उपागम जो दर्शाता है वो विषयों के बीच अंतर संबंध को दर्शाता है, तो ये इसके नाम से भी डिपिक्ट हो रहा है, तो आप थर्ड ऑप्शन के साथ जाइए इसमें। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते। कभी कभी उस टर्मिनल अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो देखिए अंतर विषयक बात कर रहे हैं, आप उस टर्म से भी समझ सकते हैं कि ये दो विषयों या विषयों के संदर्भ में या उनके अंतर में या फिर उनके संबंध को दर्शाने की बात कर रहा है। तो आप टर्म जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो आपका पढ़ा हुआ नहीं है। 72 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 72 क्वेश्चन इज सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता है, तो बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान जो हमारा है वो एक बच्चे को इसी तरफ इंडिकेट करता है कि वो स्वतंत्र रूप से सोचें। अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों की पालन करने की क्षमता है, तो देखिए इसका इससे कोई ये रिलेट नहीं करता, तो हमारे ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 आपकी स्क्रीन पर है।
कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। एक कक्षा में बात चल रही है महिलाओं की संवेदनशीलता के ऊपर, तो इस संदर्भ में आगे के कथन दिए गए और हमें बताना है कि ये कौन से कथन हमारे सही है। छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। जब महिलाओं की समस्याओं की संवेदनशीलता की बात करें तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक को हम कोरिलेट नहीं करेंगे। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा, ऐसा भी नहीं होगा ना। भेदभाव के साक्ष्य, बिल्कुल भेदभाव के जो साक्ष्य होते हैं वो रखे जाएंगे, उन पर आत्मविश्लेषण किया जाएगा, तभी आप जो भी कक्षा के स्टूडेंट हैं वो संवेदनशीलता के संदर्भ में समझ पाएंगे। समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो शक्ति बल है उस पर संबंधों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो हमारे सी और डी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तथ्य और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाए रखी जा सके। तो इस संदर्भ में हमें देखना है, बात चल रही है संस्कृति के शिल्प तथ्य की। आप मुद्दा समझिए, कहानी का इससे कोई लेना देना नहीं है, रोल प्ले का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है स्रोत पद्धति की और मुक्त परिप्रश्न की, तो जो सी और डी है वो हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। 75, किसी को कोई भी डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का डिस्कशन है, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए 75 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु क्या मुद्दा काम में आने वाला है, उसको देख लेते हैं। परियोजना और असाइनमेंट जो होते हैं हमारे, उनके कार्यान्वयन के मध्य रटने से को समझने के लिए, बिल्कुल सही बात है, समझने का ही तात्पर्य होना चाहिए। स्मृति स्तर पर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से, असेसमेंट का इसका कोई लेना देना नहीं है। अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षा, ये तो आप बिल्कुल ही माइनस कर दीजिए। जहां इस तरीके के निगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाते हैं और आपसे पूछा गया है कि सही क्या है, तो देखिए निगेटिव एस्पेक्ट तो आप पहले ही कट कर दीजिए उसमें। यानी अगर आप सी भी हटा देंगे तो हमारे 2 ऑप्शन तो मतलब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, कुछ बचेगा ही नहीं। स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी भी सही है और समझना भी सही है असाइनमेंट के थ्रू, तो ए और डी करेक्ट हैं हमारे, तो हम ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। 76, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होगी? डेमोक्रेटिक क्लास की बात चल रही है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? सरकार के लिए छोड़ देना निर्णय? देखिए ऐसा नहीं होता, अगर डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे निर्णय सरकार के ऊपर छोड़ दिए जाएं। अनुशासन संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज करना, मैंने कहा निगेटिव तो आप पहले ही काट दीजिए बिना पढ़े। स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के लिए युक्तिपरक प्रश्नों के लिए अवसर प्रदान करना इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही है। 4th ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 77 आपकी स्क्रीन पर है, किलपैट्रिक की बात हो रही है, तो किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि शिक्षक जो हमारी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के लिए कौन सी सर्वोत्तम विधि है? तो किलपैट्रिक ने, हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट विधि दी थी, तो आपको आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रयोजन जो प्रोजेक्ट विधि है उसका संदर्भ किलपैट्रिक से है, और ये हम ऑलरेडी अपनी सीडीपी वाली क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं सारी सीडीपीज। अगर आपने सीडीपी पढ़ ली हो तो 50% तो आप क्वेश्चन उसके ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन डिवीजन की बात हो रही है। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं, है ना? तो ये बोल रहे हैं कि जब विभाजन, जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस संदर्भ में ये इस तरीके से बात है। दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी जो कैंप था उसकी तस्वीरें बिल्कुल यही लाई जाएंगी। अब यहाँ पे आप मूवी नहीं दिखा सकते है, ये ट्रेन टू पाकिस्तान, तमस, ये तो अपने आप ही कट जाएंगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता तो भी आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाइए, बिल्कुल सटीक ऑप्शन वही है। बाकी के तो ऑप्शन ही मतलब ऐसे दे दिए हैं, बहुत ही अजीब से ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब वो खुद ही क्रॉस हो गए हैं बिना पढ़े ही। 79 ऑप्शन को देखिए आप, 79 क्वेश्चन को, सॉरी, क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो जो ये बेहतर तरीके से दर्शाता है, अब हमें ये देख लेना है कि क्या दर्शाता है बेहतर तरीके से। गतिविधि के अंत में सवाल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छात्र केवल, ऐसा कुछ नहीं कि केवल अंत में पूछे जाएं। देखिए, केवल निगेटिव एस्पेक्ट तो हटा ही देने हैं। छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक हो, तभी एक बिल्कुल सही शिक्षण संभव है। ये सही है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे। कक्षा में चर्चा किए गए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, ये भी करना चाहिए एक शिक्षक को। और एक विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि किसी को किस एस्पेक्ट में समझ में आता है, किसी को किसी एस्पेक्ट में। तो यही एक शिक्षक का मेन उद्देश्य टारगेट होना चाहिए कि उसको एट द एंड ऑफ द डे जो भी कॉन्सेप्ट है वो हर एक स्टूडेंट को इक्वली समझा के चलना है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके होने चाहिए एक टीचर के पास कि वो कैसे अपने स्टूडेंट को समझाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। मान ले कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या मतलब इस संदर्भ में अडॉप्ट करेंगे? अगर आप वेतन संबंधी मुद्दे आपको सिखाने हैं तो क्या अडॉप्ट करेंगे आप? श्रमिकों के आंकड़े एकत्रित करेंगे, बिल्कुल ठीक है। वेतन पर सरकारी विवरण बिल्कुल ठीक है। श्रम कानून संहिता, बिल्कुल। उपभोक्ता व्यय का देखें, जो वेतन दरें हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ABC इज द करेक्ट। तो हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है 81। 81 क्वेश्चन वो कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी हमें पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। बच्चों को द्वंद्व और संघर्ष के बारे में जानना और पूछताछ से दूर रखना, ये सही है क्या? ये तो अपने आप में गलत ही है, स्टेटमेंट ही गलत है। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस व चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप ऐसा कोई मुद्दा उठा ले कि वो अभी मतलब ना ही उसका कोई रिजल्ट निकला है ना कुछ है, तो आप उसका जो उस पर जो चर्चा होगी वो बुनियादी चर्चा नहीं होगी। जो बुनियादी चर्चा होगी वो वही होगी जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड चर्चा है। तो ए हमारे यहाँ पे गलत है और बी सही है। तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग की। तो ये कह रहे हैं कि क्यों क्रिटिकल थिंकिंग किस पे हो सकती है इन विषयों पर? क्यों भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका यूरोप में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया? इस पर बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है ये, क्योंकि एक कंपैरिजन दर्शा रहा है दो देशों का। क्या आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इस पर भी एक चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। आप सरकार सबसे देखिए, ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये चर्चा का विषय नहीं है। तो हम ए और बी के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 83 देखिए आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से उदाहरण के प्राथमिक सोर्सेज कौन कौन से हैं? जो प्राथमिक सोर्सेज हैं इनमें से दिए गए विकल्पों में से, चित्र बिल्कुल है, विश्वकोश तो नहीं है, भाषण और डायरिया ये हमारे प्राथमिक है, ये हमारे सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो ACD के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। आज ये दिया है, बस इसकी जगह एक आधा ऑप्शन कल को चेंज आ सकता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है देने के लिए। 84 क्वेश्चन देखिए फटाफट, आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धारणाओं की बात चल रही है, जिसके संदर्भ में कथन और कारण दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। मैथ्स साइंस की तरफ के स्टूडेंट्स ज़्यादा मूव करते हैं और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है। छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर्वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक होते हैं। अगर आप उनको सही तरीके से उनका प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू ना समझा जाए तो वो बोरियत क्रिएट कर देते हैं। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो वी विल मूव विद द ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 इज ऑन योर स्क्रीन।
स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपको अगर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 85 क्वेश्चन देखिए जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर है। परियोजना रिपोर्ट के बारे में बात चल रही है। विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के भाग क्या क्या है, तो हमें बताना है कि इनका जो भाग तो सभी है, ABCD ऑल आर करेक्ट, बट हमें ये करने हैं कि एक उपयुक्त क्रम में इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आएगा और सबसे बाद में क्या आएगा। तो देखिए, विश्लेषण तथा चर्चा, चर्चा ऐसे स्टार्टिंग में नहीं हो सकती। सबसे पहले किसी की भी चीज़ की पृष्ठभूमि की जरूरत है, तो C सबसे पहले आएगा, फिर उनका हमें आंकड़े एकत्र करने पड़ेंगे, उसके बाद D आएगा और फिर उस पर जाके चर्चा होएगी, A आएगा। देन हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं और हम सुझाव एकत्र कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, CDABE इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 86 अगेन परियोजना रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम महत्व किसको दिया जाता है। सबसे कम महत्व की यहाँ पे बात चल रही है, प्रतिफल को दिया जाता है। बिल्कुल, विद्यार्थियों की प्रतिभागिता एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। प्रस्तुतिकरण उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक का मार्गदर्शन, इस तरीके की रिपोर्ट के मूल्यांकन में उसका कोई रोल नहीं होता। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 87 देखिए आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। ज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में बात चल रही है कि भारत में गरीबी कम करने में मनरेगा जो है उसका प्रभाव का हमें अध्ययन करना है। तो वो एक मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन के संदर्भ में ही ये ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन हो सकता है। आकलन मूल्यांकन, इनको कोरिलेट कर लीजिएगा अगर इससे भी ज़्यादा आप भूल जाते हैं कुछ भी तो। 88 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से संकल्पनात्मक ज्ञान को दर्शाता है। संकल्पनात्मक ज्ञान की यहाँ पे बात चल रही है। धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, ये संकल्पनात्मक नहीं है, ये रीजन विद रीजन इसका आंसर, साइंटिफिक क्वेश्चन है। अंतर्जनित और बहिर्जनित बल क्या होते हैं, ये एक संकल्पनात्मक क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है की कैटेगरी में आता है। तो ये साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में बात हो रही है कि कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए। मूल्यांकन का अगर कार्य प्रणाली हो रही है तो संदर्भ में कौन सा विचारणीय होना चाहिए निम्नलिखित में से। बच्चों को नियमित रूप से गृह पर कार्य दिया जाना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हो सके शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बच्चे को भय और चिंता मुक्त बनाए, यही एक मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, और फिर अगले 30 क्वेश्चंस के साथ हम कल मिलेंगे। स्टिल किसी का कोई भी डाउट है तो क्वेरीज जरूर अपनी रेज करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। आकलन क्या निश्चित करता है? शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन और समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। बिल्कुल सही है, आकलन पुनरावलोकन की प्रक्रिया को दर्शाता है। छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना, ऐसा नहीं होता इस केस में ना। आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग बिल्कुल इस केस में आता है, और उसकी रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग ये संभव इसमें नहीं है। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चैनल को ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको बिल्कुल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच क्लास में उपस्थित होने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।